हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मीनाक्षी बयानी। आज हम क्लास 11th का फाइनल अकाउंट्स, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एंड यू नो हाईएस्ट मार्क्स क्वेश्चन जो होता है हमारा 8 नंबर वाला, वो इसी से ही आता है, इसी चैप्टर से आता है, 100% आता है। ठीक है, उसमें भी फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट वाला आता है, बिना एडजस्टमेंट वाला नहीं आता है, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है विदाउट एडजस्टमेंट वाला। लेकिन क्या होता है ना, बेसिक्स तैयार करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम पहले उसको भी समझें। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कभी ये नहीं भूलोगे कि भाई क्या चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में जानी है और क्या चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जानी है। ठीक है, पहली बात मैं इसका कुछ चीज़ें आपको बताती हूँ कि भाई ये होते क्या है हमारे फाइनल अकाउंट्स और हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते क्या हैं। बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है, ये वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिससे हमको हमारे फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में पता चलता है, हमारे फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। प्रॉफिटेबिलिटी हमको पता चलती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जो हमको पता चलती है वो हमको हमारी बैलेंस शीट से पता चलती है। यानी कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसके जो क्वेश्चंस हैं हम इसको दो पार्ट्स में करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते हैं और उसके बाद फिर हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं इनको मिला करके हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं। इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इनको प्रिपेयर करने के? ट्रू एंड फेयर पोजीशन आपके बिजनेस की आपको पता चल सके, आप अपने इन्वेस्टर्स को, अपने मैनेजर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को ये चीज़ दिखा सको। कौन कौन यूजर्स होते हैं, जैसे मैंने कहा मैनेजमेंट होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि पैसा कोई तभी लगाएगा जब वो देखेगा कि आप साउंड फाइनेंशियल पोजीशन में हो, नहीं तो कोई भी आपकी फर्म में पैसा क्यों लगाएगा। अगर आप भी हो और अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप किसी बिजनेस में पैसा लगाओ तो सबसे पहली चीज आप क्या देखोगे कि वेदर दैट बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट और नॉट। कोई लॉस या डूबती हुई फर्म में कोई भी पैसा लगाएगा, आप लगा लोगे? ऑब्वियसली नो। सो दैट इज वाई इन्वेस्टर्स और मैनेजर्स और सबको पूरा हक होता है ये जानने का कि हमारी फर्म की पोजीशन क्या है। नेक्स्ट चीज होती है शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स, क्योंकि क्रेडिट पे कोई तभी आपको उधार पे माल देगा जब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होगी, उसको पता है कि उसके पैसे कहीं डूबेंगे नहीं। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स, ये भी तभी आपको कोई भी चीज उधार पे देंगे। नेक्स्ट एम्प्लॉयज या ट्रेड यूनियंस, उनको पूरा हक होता है क्योंकि उनकी मेहनत है, ये उनके प्रॉफिट में भी उनका एक हिस्सा बनता है। तो उसी के बेसिस पे हम ये डिटरमाइन, मतलब कि कितना उनको बोनस मिलेगा, कितना उनकी सैलरी के इंक्रीज होने के चांसेस है, ये पता चलता है। गवर्नमेंट को, क्योंकि दे हैव टू टेक टैक्स और गिव कंसेशंस और एनीथिंग वट एवर इज नेसेसरी। फिर टैक्सेशन अथॉरिटीज ऑब्वियसली उनको जरूरी होता है। एंड अदर यूजर्स के अंदर में जितने भी जैसे एसोसिएट्स हो गए, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन हो गए, रिसर्चर्स हो गए, ये सब चीजें होती हैं इसके अंदर में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको जैसा कहा सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ये अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट। इसका देखिए मैंने आपके लिए फॉर्मेट बना करके रखा है ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर में क्या चीजें जाती है मैं बता रही हूँ, फिर मैं आपको इसका मीनिंग भी बताती हूँ। बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है ना, इसमें सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जब हम फैक्ट्री लेवल के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इसके अंदर में जाते हैं, सारे के सारे। सेलिंग वाले नहीं जाते हैं। सेलिंग से रिलेटेड जितने एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे एडवर्टाइजमेंट हो, चाहे ट्रैवलिंग वैन का एक्सपेंसेस हो, चाहे सेल्स वैन का एक्सपेंसेस हो, चाहे ऑफिस का लाइटिंग हो, ऑफिस का फर्नीचर हो, वो सब चीजें हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। वेयर एज फैक्ट्री रन करने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए वो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें जाती है? ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि यहाँ से ये स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स होता है जहां से हमारा बिजनेस शुरू होता है। फिर उसके बाद परचेजेस, जो आपने रॉ मटेरियल परचेज किए, नेट परचेजेस जाते हैं, इसका मतलब लेस परचेज रिटर्न। देखिए हम इनको लिखते कैसे हैं, परचेजेस इनर कॉलम में, लेस परचेज रिटर्न इनर कॉलम में, उसके बाद जो फाइनल आंसर आता है उसको यहाँ पे आउटर कॉलम में, कहाँ पे शो करोगे? आउटर कॉलम में भी ये जो रिटर्न आउटवर्ड्स वाला है ना, यहाँ पे, यहाँ शो करोगे। सिमिलरली सेल्स लेस सेल्स रिटर्न यहाँ शो करेंगे। नेक्स्ट लाइन में नहीं। फिर वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस लिखा हो तो भी इसी में जाएगा, वेजेस एंड सैलरीज लिखा हो तो भी इसमें जाएगा। अगर सैलरीज एंड वेजेस लिखा है तो वो इसमें नहीं जाता, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। जो चीज पहले आती है हम उसे कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसा मैंने कहा जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग से कंसर्न होते हैं, फैक्ट्री वाले जो खर्चे होते हैं। कैरेज इनवर्ड्स या कैरेज ऑन परचेजेस, या सिर्फ कैरेज भी अगर लिखा है तो वो इसमें जाता है। कैरेज आउटवर्ड्स या कैरेज ऑन सेल्स नहीं, कैरेज आउटवर्ड्स या कैरेज ऑन सेल्स जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। गैस फ्यूल एंड पावर, आपको पता है ये मशीनें रन करने के लिए चाहिए रहता है, तो ये फैक्ट्री लेवल का खर्चा है। मैन्युफैक्चर करने के जो खर्चे, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जितने फैक्ट्री से रिलेटेड, फैक्ट्री की लाइटिंग, फैक्ट्री का रेंट, ये सब चीजें इसमें जाती है। डॉक चार्जेस या क्लियरिंग चार्जेस, जब आपका माल बाहर से आता है रॉ मटेरियल या जो भी, तो डॉक चार्जेस वगैरह इसके लगते हैं। फिर इंपोर्ट ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी, रॉयल्टी,
फिर जो बैलेंसिंग फिगर होता है ग्रॉस प्रॉफिट का, लेकिन इधर पे आएगा बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक। इधर पे सिर्फ 2 ही आइटम जाते हैं, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। नेट सेल्स जाती है, जैसे मैंने आपको बताया, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं गिवन होता है। क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में होगा तो वो हम एडजस्टमेंट वाले पार्ट में देखेंगे कि वो सीधे बैलेंस शीट का आइटम हो जाता है। जो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा में दे रखा होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, वो ही क्लोजिंग स्टॉक इसमें जाता है। अगर मान लीजिए आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर क्लोजिंग स्टॉक गिवन है तो वो इसमें नहीं जाएगा, वो सीधे बैलेंस शीट में असेट साइड पे हम उसको शो करेंगे। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी होते हैं कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स से रिलेटेड जितने खर्चे होते हैं वो सब इसके अंदर में जाते हैं। और जो जनरल एस्टैब्लिशमेंट होता है, जनरल एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस, हम उनको इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ जो ट्रांजैक्शंस होते हैं गुड्स के, हम खाली उनको ही इंक्लूड करते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन देता है हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के बारे में, इन्फॉर्मेशन देता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। हम इसमें कंपेयर कर पाते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, और जो इस ईयर का है और प्रीवियस ईयर का जो है उनको हम कंपेयर कर पाते हैं। क्योंकि ये जो ओपनिंग स्टॉक है ये पिछले साल का क्लोजिंग रहा होगा और इस साल का ये जो क्लोजिंग है ये अगले साल का ओपनिंग रहेगा, तो इसको हम कंपेयर कर पाते हैं। ठीक है, फिर ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है, कोई भी अगर पॉसिबल लॉसेस होने वाले हैं तो उसके अगेंस्ट ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है। जब हम प्रिपेयर करते हैं तो ये सारे आइटम्स जो इन्होंने कहे हैं ये सारे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए कि क्या चीज़ जाती है, कैसे जाती है और इनका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, डॉक चार्जेस वैसे आपको पता है शिप्स वगैरह पे लगते हैं डॉक चार्जेस। रॉयल्टी जैसे बुक्स वगैरह के या जो माइन वगैरह के जो ओनर्स होते हैं या जो पेटेंट करवाते हैं अपनी चीज़ों को, तो उसके लिए उनको रॉयल्टी मिलती है। ठीक, और बाकी आइटम्स आपको क्लियर हो ही गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो होती है इसके अंदर में जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा, जैसे एक कोई भी एक एग्जाम्पल आपको मैं लेके एक्सप्लेन करती हूँ ट्रेडिंग अकाउंट का कि कौन सा आइटम कहाँ और कैसे शो करेंगे। फॉर्मेट एज इट इज हम यही ही फॉलो करेंगे। ठीक है, इसी पे ही मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही करके, एक रैंडमली कोई क्वेश्चन पिक करके और आपको ये करवा देती हूँ। सिर्फ यहाँ से ये सब चीजें डिलीट करके सेम फॉर्मेट पे, ठीक है, सेम फॉर्मेट पे मैं आपको ये करके बताती हूँ कि इनको हम कैसे करेंगे। ठीक, तो वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे इस वाले चैप्टर में इतना कुछ खास नहीं है क्योंकि आपका जो मेन पार्ट है वो एडजस्टमेंट है, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सीधे एडजस्टमेंट से ही स्टार्ट करवाऊँ। इस वीडियो में कोशिश ये करूंगी कि प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सब खत्म कर दूं आपका। ठीक, जैसे मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है, हम अज्यूम कर लेते हैं, चलिए अपने मन से हम क्वेश्चन बना लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक हम मान लेते हैं हमारे पास 2 लाख दे रखा है। ठीक है, हमें मान लीजिए परचेजेस दे रखे हैं 10 लाख के। कहां लिखेंगे आप? अंदर लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न हमको देख लेते हैं हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा होगा। जैसे मान लीजिए 60,000 दे रखा है, तो 9,40,000 का ये जो है आपका। अब समझ रहा है? तो यहां लिख के इसको लेस करने के बाद यहां लिख के और इसको हम यहां बाहर की तरफ इसको शो करते हैं। ठीक है, फ्रेट मान लीजिए 32,500 का। ठीक है, फ्रेट के बाद में और सोचिए वेजेस है, वेजेस आपको दे रखी है 1.5 लाख की, या हम अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास फैक्ट्री लाइटिंग है, फैक्ट्री लाइटिंग हम मान लेते हैं 54,000 के मैंने गिवन है। ठीक है, और हम मान लेते हैं कोल गैस एंड पावर, सिर्फ कोल, सिर्फ गैस या सिर्फ पावर भी गिवन हो सकता है, तो उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करिए, बस सेम ही चीज होती है वो 11,000 की। अब कैरेज एंड परचेजेस, या सिर्फ कैरेज भी दिया हो सकता है या कैरेज इनवर्ड्स भी, तो जो भी है कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ये इसी में ही सारा कुछ जाएगा। और हाँ, साथ साथ में आप ये भी देख लीजिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए चलिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा। देखिए क्वेश्चन के अंदर अगर कैरेज एंड सेल्स दिया है तो गलती से भी इसको ट्रेडिंग में मत डालिएगा, कैरेज एंड सेल्स ट्रेडिंग का आइटम नहीं होता है। फैक्ट्री रेंट, मान लीजिए ऑफिस रेंट भी साथ में दिया है तो वो इसमें नहीं जाएगा कभी भी, वो किस में जाएगा? वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। ठीक है, अब इधर मान लीजिए सेल्स दे रखा और सेल्स रिटर्न, सेल्स दे रखा सपोज करिए 25 लाख का, लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न हमें दे रखा है 1 लाख का।
तो ये कितना हो जाएगा 24 लाख का, ठीक है। और क्लोजिंग स्टॉक आप देखना क्वेश्चन में अब अंदर नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक बाहर की तरफ दे रखा है 3 लाख का। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक देखिए, तो आपका क्या हो गया, क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 27 लाख और इधर तरफ का टोटल दो उससे तो कम ही दिख रहा है, दिख ही रहा है 9,40,000 का, तो ये है 9, 10, 11, तो यानी कि ऑब्वियसली उससे कम है। तो मेरा क्या आएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हमारा इसके बेसिस पे आएगा। तो नेट प्रॉफिट आएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट, आप क्या लिखोगे, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये आ रहा है 10,52,500, 10,52,500 का, ठीक। और दोनों तरफ का टोटल कर देते हैं 27 लाख का। अच्छा ये मत गलती करिएगा कि टोटल यहाँ कर रहे हैं, जैसे हम लेजर के फॉर्मेट में करते हैं टोटल हमेशा लास्ट में होता है एंड में, ठीक है। तो टोटल आ गया हमारा 27 लाख का। आपको समझ में आ गया होगा ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, क्योंकि अकेला ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है, सबसे पहली बात साथ में बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अलग अलग ये नहीं बनता है। ये तो मैं आपको पहले सिखा रही हूँ, इसलिए मैंने आपको ऐसे अलग से जैसे आपको करके बताया कि भी कैसे आप इसको लिखते हो, ठीक है। अदरवाइज मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ कि कैसे बनता है, देखिए। अदरवाइज ये ऐसे एक साथ बनता है, मैं आपको बुक शो कर रही हूँ, ये देखिए, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये ट्रेडिंग है और ये जो नीचे वाला है ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, और फिर बैलेंस शीट हमारी अलग से बनती है। ये मेरा फुल फ्लैश क्वेश्चन होता है, ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला है, विद एडजस्टमेंट वाला भी आएगा, वो भी मैं आपको शो करूंगी कि कैसे हम उसको करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको अगला फॉर्मेट बताने जा रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, और उसके हर एक आइटम को मैं आपको एक्सप्लेन कर। तो ये है मेरा फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये कंप्लीट नहीं है, इतना एक्सप्लेन करने के बाद कुछ मिसलिनियस जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो रह गए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो जो होता है वो बेसिकली किस लिए होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ताकि हमें ये पता चल सके कि भाई कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है किसी भी अकाउंटिंग ईयर में, और इस बिजनेस को कंटिन्यू करने का कोई फायदा है भी या नहीं भी है। इन केस आप कंजिक्यूटिवली अगर आप लॉस में ही जा रहे हो तो अल्टीमेटली आपको ये बिजनेस क्लोज करना पड़ता है। तो ये जरूरी क्यों होता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को असरटेन करने के लिए, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स को इस साल से कंपेयर करने के लिए, अगर हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हैं और लॉसेस आ रहे हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए, फिर हमारे जो बैलेंस शीट होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें नेट लॉस या नेट प्रॉफिट पता होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहले मेरा क्या क्या है, ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है हमारा सैलरीज, वेजेस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। देखिए इसके अंदर जाता क्या है, ये है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। उसके बाद सिर्फ मैंने ऑफिस लिखा है, बेसिकली इट इज ऑफिस एक्सपेंसेस एंड आल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में क्या क्या गया, मेरी सैलरीज नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हम जो परमानेंट स्टाफ होता है उनको देते हैं, जबकि वेजेस जो होती हैं वो हम दिहाड़ी मतलब जो पर डे के वेज अर्नर्स होते हैं, पर डे का काम करते हैं उनको पैसे मिलते हैं, वो वेजेस होती है। पर डे वाले जो होते हैं वो कभी भी यहाँ पे नहीं आते सेलिंग एक्सपेंसेस में या ऑफिस वाले कामों में। वो फैक्ट्री में होता है कि हम पर डे के हिसाब से लेबर लगाते हैं और उसके बाद में उसका पेमेंट करा और उसको भेज दिया, ये चीज होती है। तो वेजेस और सैलरीज में ये डिफरेंस होता है। रेंट एंड टैक्सेस ऑफ ऑब्वियसली ऑफिस का ही होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हम ऑफिस लेवल पे करवाते हैं, पोस्टेज का खर्चा, राइटिंग का खर्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन चार्जेस, पार्टियों को जो कॉल वॉल करते हैं, कोई लीगल चार्जेस होते हैं तो ऑडिटिंग ऑफिस के लेवल पे ही होती है, तो ये ऑडिट फीस जाती है। ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस, चीजों को लेकर के जाना आना या कोई भी ट्रैवलिंग का जो मेरा खर्चा होता है वो इसके अंदर में जाता है। देन एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस एंड जनरल एक्सपेंसेस, ये इसके अंदर में जाते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में। फिर हमारे आते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, बेचने के टाइम पे जो हमने खर्चा किया है, गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे जो खर्चा किया है, जैसे हम कैरेज एंड सेल्स या कैरेज अपवर्ड्स देते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, अपने जो बंदा होता है उसको कमीशन पे करते हैं, जो हमारा जो सेल्स करवाता है उसको हम कमीशन पे करते हैं। उसके बाद ब्रोकरेज का खर्चा होता है, एक्सपोर्ट ड्यूटी, पैकिंग चार्जेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, टेबल एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे जो होते हैं ये हमारे साइड बाय साइड होते हैं और ये हमें बेयर करने पड़ते हैं।
इनके साथ साथ में कुछ मिसलिनियस एक्सपेंसेस भी होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए हमारे मिसलिनियस इनकम्स के अंदर में। यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैं नहीं लिख पाई थी, तो अभी मैं आपको लिख के बताती हूँ हमारी मिसलिनियस एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, मिसलिनियस एक्सपेंसेस के अंदर में आएगा टू मतलब कि मिसलिनियस ही लिख देते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आ सकता है, डिस्काउंट, या तो सिर्फ डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है, डिस्काउंट डेबिट भी हो सकता है, और सिर्फ डिस्काउंट भी हो सकता है। ठीक है, रिपेयर्स का खर्चा आता है हमारा, डेप्रिसिएशन आता है। डेप्रिसिएशन आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, डेप्रिसिएशन यानी कि जब मेरे एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस होती है तो उस खर्चे को मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करती हूँ। डेप्रिसिएशन के बाद अगर टू इंटरेस्ट है और उसमें डेबिट लिखा हुआ है, डेबिट मतलब सारे खर्चे इधर जाएंगे, और अगर मेरे को इस लेवल पे कोई इनकम आ रही है तो वो इधर तरफ जाती है क्रेडिट साइड पे। ठीक है, तो टू इंटरेस्ट अगर डेबिट लिखा है तो यहाँ जाएगा। बैंक के चार्जेस है, मेरा खर्चा है, इसलिए वो भी इधर तरफ जाएगा क्योंकि ये मेरा खर्चा होता है। ठीक है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस टू बेसिकली एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस वो होते हैं जैसे कि बंदा आता है गुड्स खरीदने के लिए, तो उसको चाय पानी ये सब जो पिलाया जाता है वो भी इसके अंदर में जाता है। कन्वेयंस का खर्चा, कन्वेयंस एक्सपेंसेस, और जो भी कुछ आप इमेजिन कर सकते हैं ऑफिस लेवल पे वो सब इस पे जाता है। डोनेशंस एंड चैरिटी, फिर टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और लास्ट में जो जाता है वो होता है टू प्रॉफिट। ठीक है, इफ एनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ठीक, वो चीजें जाती है हमारी इसके अंदर में। तो एज यू कैन सी ये सारे हमारे इधर है। हमारे इनकम में आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, अगर है तो वो ब्रॉट डाउन करते हैं। रेंट मिल रहा है टेनेंट से, या रेंट क्रेडिट लिखा है, डिस्काउंट मिल रहा है या डिस्काउंट क्रेडिट लिखा है, कमीशन मिला, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट मिलता है। इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, उसके बदले में इंटरेस्ट हमें मिलता है। ठीक है, और उसके बाद में उसके बाद हमारा क्या चीज आएगी आप देखिए, उसके बाद आएगा हमारा इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड ऑन शेयर्स, बैड डेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मिसलेनियस रिसीव्ड एंड नेट लॉस। ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, एंड आई थिंक आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मेरा बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट रह जाता है। आपको सारे टर्म्स इसके क्लियर हो ही गए हैं। बैलेंस शीट के अंदर में क्या होता है ना कि जितने भी हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज होते हैं हम उनको शो करते हैं, और अब तक आपको ये पता है कि हमारे एसेट्स क्या होते हैं और लाइबिलिटीज क्या होती है। और देखो हर आपने नोटिस किया होगा जब भी मैंने ट्रेडिंग लिखा या प्रॉफिट एंड लॉस लिखा तो फॉर द ईयर एंडिंग लिखा है। ठीक है, जब मैं बैलेंस शीट लिखूंगी तब यहाँ पे फॉर द ईयर एंडिंग नहीं आता है। जब मैं यहाँ बैलेंस शीट लिखती हूँ, बैलेंस शीट एज ऑन, और जो हमारी एंडिंग डेट होती है वो आती है इसके अंदर में। यहाँ पे मेरे जो होते हैं असेट्स लाइबिलिटीज आती हैं। ठीक है, ये डेबिट क्रेडिट हट जाता है, यहाँ क्या आते हैं असेट्स आ जाते हैं। ठीक, और क्या जाता है इनके अंदर में, हमारे जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं वो। और देखिए अब इसका भी ना दो तरीका होता है, लिक्विडेशन या जो मेरा फिक्स्ड एसेट्स पहले आ जाते हैं वो वाला होता है। दो तरीके होते हैं इसको भी करने के। ठीक है, साथ साथ में प्लीज आप सब्सक्राइब भी कर देना इन केस अगर आपने नहीं किया है तो, और अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हैं तो। ठीक, सबसे पहली चीज चलती है हमारी लाइबिलिटीज में, वो यहाँ पे आएगी करंट लाइबिलिटीज, यानी कि लिक्विडिटी बेसिस पे जो चीज सबसे पहले मैं कैश में कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज के अंदर में क्या जाएगा हमारा, सबसे पहले जाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, बीपी यानी कि बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग यानी कि जो बाकी है, अभी मेरा पेमेंट नहीं किया है। फॉर एग्जांपल मैंने 11 महीने की सैलरी पे की और 1 महीने की नहीं की, तो वो मुझे यहाँ डालना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और सिर्फ 1 महीने की, हाँ। और फिर अनअर्न्ड इनकम,
अर्नड इनकम मतलब कोई भी इनकम अगर मुझे एडवांस में मिल गई है तो वो चीज जाती है यहाँ पे। फिर नेट करेंट लाइबिलिटीज, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, सॉरी गलती से बोल दिया था, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। नॉन करेंट लाइबिलिटीज के अंदर में माने जाते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स, रिजर्व्स, और उसके बाद में जाता है हमारा कैपिटल। कैपिटल में होता है एड नेट प्रॉफिट। जैसे आप पहले कैपिटल का जितना अमाउंट है यहां लिखेंगे, एड नेट प्रॉफिट लिख दिया, एड लेस ड्रॉइंग्स, ये यानी कि सारा कुछ जो है आप इनर कॉलम में करके फिर आउटर कॉलम में फाइनली लिखोगे। लेस इनकम टैक्स, क्योंकि इनकम टैक्स ड्रॉइंग होती है, इनकम टैक्स हमारी पर्सनल होती है, हमारी पर्सनल इनकम पे होती है। लेस लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारा पर्सनल होता है, फैक्ट्री का नहीं होता है। फैक्ट्री का कैसे हो सकता है आप खुद सोचो, हमारी लाइफ का है, फैक्ट्री की लाइफ का नहीं है। तो दैट इज व्हाई इन सबको करने के बाद यहाँ पे हम अपना नेट कैपिटल जो होता है उसको शो करते हैं। फाइन। और यहाँ पे भी देखिए करेंट एसेट सबसे पहले जाएंगे, उसके अंदर में क्या क्या चीजें जाती हैं, कैश इन हैंड या कैश एट बैंक। नेक्स्ट आइटम में लिखना एक साथ नहीं जाता है ये। फिर उसके बाद बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस। उसके बाद में हमारा क्या जाएगा अक्रूड इनकम। उसके बाद हमारे लॉन्ग टर्म रहेंगे, लॉन्ग टर्म एसेट्स। ये जो हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं। वो होते हैं फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लूज टूल्स, ठीक है, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, लूज टूल्स, मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग, और सोचिए और क्या क्या जा सकता है। लैंड एंड बिल्डिंग बाद पेटेंट्स, गुडविल। तो ये सारे आइटम्स जो होते हैं ये हमारे बैलेंस शीट के होते हैं। अब बैलेंस शीट में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं होता, इधर का टोटल इधर के टोटल से टैली करना चाहिए। अगर कर रहा है तो यू आर राइट, अगर नहीं कर रहा है देन यू आर रॉन्ग। आपको दोबारा से क्वेश्चन को रीचेक करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा ना ये फुल फ्लेज मार्क्स का क्वेश्चन होता है। सो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन क्लियर है देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना और लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। और मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं विथ एडजस्टमेंट्स के थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट्स करके आपका स्टार्ट करूंगी। पर डे 3-4 एडजस्टमेंट जरूर करवाने की कोशिश करूंगी। सो गुड बाय फॉर टुडे।